हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सेवा मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के विलय में राज्यों के जन आंदोलन की क्या भूमिका रही? इसका उत्तर रहेगा कि भारतीय राज्यों के विलय में केंद्रीय नेताओं के साथ रियासतों के जन आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वस्तुतः यह देशी रियासतों के जन आंदोलन का दबाव ही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1938 के अपने सम्मेलन में राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा स्वीकार कर लिया। भारतीय रियासतों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेताओं ने 1927 में एक केंद्रीय संस्था ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस की स्थापना की। 1937 में ब्रिटिश इंडिया के अनेक प्रांतों में कांग्रेसी सरकारों के गठन ने पड़ोसी रियासतों की जनता में नया उत्साह भर दिया और वे प्रजामंडलों के माध्यम से आंदोलन करने पर आमादा हो गया। मैसूर, त्रिवणकोर, उड़ीसा के कुछ रियासतों, राजकोट, हैदराबाद आदि रियासतों में कुशासन एवं अत्याचारों के खिलाफ राज्यों की जनता ने आंदोलन कर दिया। राज्यों में जन आंदोलन को देखते हुए मार्च 1939 में तिरुपति अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासती आंदोलन को मंजूरी दी और 1939 में ही स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने लुधियाना अधिवेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना। इस तरह ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों में छिड़े आंदोलन को अब खुले रूप से एक दूसरे से जुड़ गए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों की जनता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गई। रियासतों को भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग मानने की मांग उठी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जूनागढ़ एवं हैदराबाद की जनता द्वारा किए गए आंदोलन के बाद ही इन दोनों रियासतों का भारत संघ में विलय हो पाया। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन क्या था एवं तत्कालीन भारतीय राजनीति को इसने किस सीमा तक प्रभावित किया? तो उत्तर रहेगा, भारत के बाहर भारतीय स्वतंत्रता हेतु किए गए क्रांतिकारी आंदोलनों में गदर आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही। गदर आंदोलन गदर पार्टी द्वारा शुरू किया गया था। इस पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे तथा उनके 2 प्रमुख सहयोगी रामचंद्र तथा बरकतुल्ला थे। इस दल द्वारा गदर नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की गई जो सन 1857 के गदर की स्मृति में स्थापित की गई थी। गदर ने अपने प्रथम अंक का आरंभ इस प्रकार किया कि हमारा नाम क्या है? गदर अथवा विद्रोह, हमारा काम क्या है? विद्रोह या विद्रोह कहा होगा भारत में। इस आंदोलन द्वारा लोगों को एहसास कराने का प्रयत्न किया गया कि विदेश में भारतीयों का सम्मान इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे परतंत्र हैं। अंग्रेजों के दबाव के कारण लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़कर बर्लिन जाना पड़ा, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति गठित की। उनका उद्देश्य था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। यथा भारत में स्वयं सेवकों को भेजकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विस्फोटक पदार्थ तैयार करना और यदि संभव हो तो भारत पर सैनिक आक्रमण करना आदि। गदर आंदोलन के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इसने भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और इस आंदोलन की सर्व प्रमुख विशेषता थी इसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मालवा के परमार शासक सिंधु राज के पुत्र भोज, जिनका समय 1000 से 1055 के मध्य युग के शासकों में महत्वपूर्ण स्थान है,
कलम व तलवार का धनी शासक भोज के समय राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। भोज के शासनकाल में घटनाओं की सूचना देने वाले 8 अभिलेख मिलते हैं जो 1011 से 1046 ईसा तक के हैं। उदयपुर प्रशस्ति से उसकी राजनैतिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसका सर्वप्रथम संघर्ष कल्याणी के लिए चालुक्यों के साथ हुआ। प्रारंभ में उसे सफलता मिली, परंतु चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय से वह परास्त हुआ। भोज ने लाट के शासन कार्तिराज को हराकर कोकड़ प्रदेश जो कि शिलाहार वंश का को विजित किया और इंद्रस्त उड़ीसा के परास्त किए पर चेदी वंश को भी जीतने में सफलता पाई, किंतु चंदेल नरेश विद्याधर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय से वह परास्त हुआ तथा चेदियों व चालुक्यों के संघ ने उसकी राजधानी पर हमला कर परमार साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षण के रूप में अधिक है। उसने अपनी राजधानी धारनगर को स्थापित की जो विद्या तथा कला का प्रसिद्ध केंद्र बना। वह स्वयं विद्वान था तथा उसकी उपाधि कविराज थी। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोजंचपू, कृत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राजमृंग आदि उल्लेखनीय है। भोज ने धार में सरस्वती मंदिर, चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर आदि मंदिरों का निर्माण कराया। महादानी, निर्माता व विद्वान शासक भोज की मृत्यु पर कही गई लोकोक्तियां हैं कि भोज की मृत्यु से विद्या एवं विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। सत्य ही है। अगला क्वेश्चन है मलखंभ क्या है? इसके ऐतिहासिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। तो मध्य प्रदेश सरकार के परंपरागत खेल मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया है। सर्वप्रथम इस खेल के बारे में जानकारी सोमेश्वर तिथि की रचना मान सोल्लास में मिलती है। तत्पश्चात मलखंभ परंपरागत खेल के स्वरूप में विकसित हुआ है। 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वास्थ्य सलाहकार वल्लभ भट्ट दादा देवधर ने इसकी नई पद्धतियों का विकास किया। आज मलखंभ अपनी शैशवावस्था छोड़कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं का भी अंग बन गया है। राजकीय खेल घोषित हो जाने के बाद तो इसके विकास एवं प्रगति के लिए सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जाना सर्वथा जरूरी हो गया है। इसी दृष्टि से मलखंभ के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार प्रभास जोशी अवार्ड प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार मलखंभ खेल में सतत रूप से अर्जित किए गई उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अजय बख्तियारिया यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। उन्हें यह पुरस्कार मलखंभ खेल में लगातार प्राप्त उपलब्धियों के लिए दिया गया था। इस प्रकार राजकीय खेल मलखंभ को अन्य खेलों में उचित एवं उच्च स्थान दिलाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है। 5वां क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो समाज और धर्म सुधार के क्षेत्र में थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी स्थापना 1875 ईसा में न्यूयॉर्क में हुई और यह संस्था उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई थी जो भारतीय विचारों और संस्कृति से प्रभावित थे। इसकी स्थापना का श्रेय एक रूसी महिला ब्लावेस्टिकी तथा एक अमेरिकन कर्नल MS ओलकॉट को है। इसकी एक शाखा भारत में मद्रास के निकट अड्यार में 1886 ईसा में खुली। भारत में इस संस्था को विकसित करने का प्रयास श्रीमती एनी बेसेंट नामक एक आयरिश महिला ने किया। 1893 ईसा में वह भारत आईं और यहीं बस गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन यहीं सुधार कार्यों में व्यतीत किया। 1933 में उनकी मृत्यु हुई थी। थियोसोफिकल सभा भारत के प्राचीन धर्म में गहरी अभिरुचि रखती थी। इसके हिंदू धर्म के पुनरुत्थान एवं भारतीय आदर्शों
एवं परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। श्रीमती एनी बेसेंट इसके अत्यधिक प्रभावित थीं। फलतः उन्होंने भारतीय तौर तरीके, वस्त्र, भोजन सभी कुछ अपना लिया और विशुद्ध हिंदू बन गए। एक अर्थ में यह सभा प्रतिक्रियावादी थी। इसने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपना समर्थन दिया है एवं आर्य समाज और ब्रह्म समाज की प्रगतिशील नीतियों की निंदा की। इसने जन कल्याण के लिए भी कार्य किया। एनी बेसेंट के प्रयासों से ही बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना हुई, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। भारत की स्वतंत्रता में भी उनका योगदान है। उन्होंने 1916 ईसा में होम रूल लीग की स्थापना कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।